और क्या लिखो जरा, कॉन्करेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस विच एक्ट ऑन ए सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर जब बहुत सारे, बेटा आगे आ जाओ बच्चों, आज आगे आ जाओ प्लीज, लाइट नहीं आ रही बहुत देर से, दोनों आगे आ जाओ। गुप्ता जी आगे आ जाओ अगर आ सकते हो। दीक्षा बेटा आगे आ जाओ, नीचे यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट चलो, फिर चले जाना, चलो पीछे बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पे करिए और यहाँ पे आ जाओ। कॉन्करेंट फोर्सेस होती है जो एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है वेक्टर सम of all forces is equal to 0. Vector sum of all the forces acting on a body is 0. इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसमें सिंपल सा, मैं आपको सिर्फ प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, स्टेट करवा रहा हूँ लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, स्टेट लामीज थ्योरम। बेटा वीडियो देख ली तूने अनिका? सॉरी नाम गलत किया ना मैंने, कशिश, कनिष्का, कशिश, अब ठीक। स्ट्रेट लामीज थ्योरम वीडियो देख लिया पिछले वाले? ठीक है, हाँ जो भी था, एक ही क्लास मिस हुई ना तेरी। हाँ देखो, अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस, तीन ले लेते हैं यहाँ पर, ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लाई कर रही लग रही है। अगर ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रही है, इसका मतलब कौन सी फोर्स है? कॉन्करेंट फोर्स। अभी जैसे आपने लिखा कॉन्करेंट फोर्स, और ये फोर्स हो गई F1, ये हो गई F2 और ये हो गई F3। ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रही हैं, तो ये कॉन्करेंट फोर्स है। इनके बीच में अगर हम एंगल बनाए तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल, हाँ जी बोलिए बेटा। आजा, पूछ नहीं क्या बात है, आजा फटाफट जल्दी से, आगे बैठ, आगे बैठ। तो लामीज थ्योरम कहती है पहली वाली फोर्स और बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन, ये वाली फोर्स और इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन वन। ये हम यूज बाद में, प्रूव बाद में करेंगे, फिलहाल इसको हम सिर्फ यूज करेंगे, इसको लिख लो। ट्राइंगल का साइन लॉ पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री में साइन लॉ नहीं पढ़ा ना? हाँ, तो इसीलिए अभी प्रूव नहीं कर रहे इसको। कभी भी एक पॉइंट पर अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो तो फोर्स और सामने वाले क्या कहते हैं, फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन, इनका रेशियो हमेशा बराबर आता है। अब आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट खींचेंगे बाद में, पहले यहाँ से कंसेप्ट बनता जाए कि हमें चीज़ें तो समझ में आ रही है कम से कम, फिर आगे चलेंगे। देखिए ये हमारे पास सीलिंग आ गई, सीलिंग मतलब समझ लो छत आ गई, और सीलिंग से हमने एक बॉक्स को लटकाया हुआ है ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे नहीं लटकेगा कोई भी चीज़। मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। लिखना नहीं, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। अच्छा, फ्रॉम ए सीलिंग, नहीं कुछ और क्वेश्चन है, रुक जाओ, दूसरा मैं कुछ और याद है। 2 मीटर का वायर है, ऐसे 2 मीटर का वायर है, और इसमें 6 kg का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सस्पेंड किया। आगे चलें, और कहता है इसके मिड पॉइंट पर यहाँ हमने 50 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगा दी। क्या होगा? क्या होगा अगर खींच देंगे तो? ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये नीचे का हिस्सा तो फिर भी वर्टिकली रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 50 न्यूटन की फोर्स लगा के आपने इसको ऐसे खींच दिया, लेकिन ये चीज़ थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो नीचे कोई लटकेगा, तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग ऐसे लटक जाएगा।
ये धागा कैसा हो गया, टेढ़ा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाया है। 1 मीटर तार ये है और 1 मीटर आपके पास ये कह रहा कि बेंड नहीं होगा धागा, कभी करके देखना घर पे। आज घर पे बांध के देखना ये चीज़। यहाँ पे एक धागे में कुछ सामान लटका लेना, पकड़ के बीच में से खींच देना, ये हिस्सा थोड़ी टेढ़ा होएगा। ये अगर कोई स्टिक होती तो अलग बात थी, स्टिक नहीं ना, स्ट्रिंग है, धागा है, तो धागा होगा तो ये तो हैंग वर्टिकली डाउन करेगा नीचे। अब ये कहता है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये रोप कितना एंगल बनाता है ये आपको निकालना है। वर्टिकल के साथ ये रोप कितना एंगल बनाता है वो आपको निकालना है। G10 लेना है और मास ऑफ रोप नहीं लेना। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD बोलते हैं उसको, फ्री बॉडी डायग्राम। हर चीज, हर पॉइंट पर लगने वाली, हर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सारी फोर्सेस चेक करते हैं, कौन कौन सी कहाँ कहाँ लग रही है, जरा चेक करो। इस धागे को यहाँ खींचा, क्या इसमें टेंशन आई होगी? बिल्कुल आई होगी। इस टेंशन को मैं T1 आई होगी। इसको पकड़ के खींचा, इसके नीचे कितना वेट लटका रखा है आपने, इसमें भी टेंशन आई होगी, इसकी टेंशन ले ली मैंने T। अब ये स्ट्रिंग हमने जो टेढ़ा किया हुआ है यहाँ पर, ये हिल नहीं रहा है, यहाँ से सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ चुका है। यानी अब ये ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना राइट को जा रहा है, ना ये लेफ्ट को जा रहा है। इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर यानी इक्विलिब्रियम पे आ गया। इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम कितना है? 0। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सिस्टम रुका हुआ है, अगर ये सिस्टम यहाँ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, इस पर लगने वाली वर्टिकल फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। बस एक ही तो फोर्स टेढ़ी लग रही है, और टेढ़ी फोर्सेस का क्या ट्रीटमेंट करते हो? कंपोनेंट तोड़ लेते हो। कंपोनेंट तोड़ लेते हो, इसके भी तोड़ दो। क्या कह रहे हो? कमाल करो। ये रहा पर्दा, हटवाओगे तुम ऐसे? यही देख लो, ये पर्दा है, ये सीधा है, अभी इसको 6 किलो वजन लटक रहा है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, वही क्या भैया देख, ये पर्दा तो सीधा ही आएगा, वही तो खींचेगा। अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूँ, क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ हुआ? ये ऊपर वाला टेढ़ा हो गया, वजन बांध रखा हुआ तो खिंच भी रहा होगा, तो टेंशन भी आ रही होगी, लेकिन ये कैसा जाएगा? और अभी रुका हुआ है कि नहीं? ठीक है, अब देखो और क्या क्या। अच्छा, आपने इस T1 की जितनी भी टेढ़ी चीजें क्या करोगे? कंपोनेंट जोड़ोगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हुआ? ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये फोर्स कितनी हुई? T1 cos थीटा। ये फोर्स कितनी हुई? T1 sin थीटा। हो गई? कौन सी वाली फोर्स तोड़ ली आपने? ये वाली। तो मैं इसको हटा दूंगा थोड़ी देर में, बना लो इधर। और एक और चीज रही, वेट नीचे की तरफ बनाइए, डायग्राम बनाइए, फिर मैं उसमें से कुछ जो चीजें मैं नहीं काम की हटा दूंगा। प्रार्थना करते रहिए, बस राइट। मुझे फोन रहेगा, किसी का ध्यान रखें प्लीज। धागे छोटे बड़े मत बना। 1 मीटर का लेंथ ये है तो 1 मीटर का लेंथ ये है, बराबर बना बिल्कुल। अब तो बना दिया, 1 मीटर लिख के छोड़ दो। चिंता मत करो, पेट भर के क्वेश्चन कराऊंगा आज, समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमने ये जो T1 है इसके कंपोनेंट तोड़ दिए, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा। वेट नीचे को, और ये फोर्स कौन सी है? फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स आपने अप्लाई करी है ताकि ये टेढ़ा हो जाए। हो गया? हटाऊं इसको थोड़ा डायग्राम को। अब इसके कंपोनेंट तो तोड़ दिए ना आपने, ये क्या कर रहे हैं हम? इसको हटा दिया हमने, इसके कंपोनेंट तो टूट गए, हटाओ इसको। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होंगी, तो T1 sin थीटा किसके बराबर है?
है ना, और T1 cos थीटा किसके बराबर है, इसका वेट माने mg, mg मतलब 6 into 10। वर्टिकल फोर्स बराबर कर दी, हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर कर दी। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, ये मैंने गलत ही लिखा है, कोई खतरा वाली बात नहीं, P2 लिखा, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। अब देखो इधर क्या गलती हो गई, सही कह रहे हो तुम, सही करना प्लीज। T1 cos थीटा प्लस T2 इज इक्वल टू mg। चलो फिर आंसर निकालो, मैं रुक जाता हूँ, आंसर निकालो। आंसर निकालिए, बस tan थीटा की वैल्यू बताइए। आप एक चीज का ध्यान नहीं कर रहे हैं, जो बोला आपने अभी, क्या ध्यान नहीं किया, मतलब सारी फोर्सेस कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट पर लग रही है। अगर आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। ठीक है, मैं पहले टोक दूंगा, इतना सारा टाइम खराब करोगे करने में। इस बॉडी, ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, T2 ऊपर को, mg नीचे को। क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं ना, इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो T2 किसके बराबर होना चाहिए, mg का। दूसरी बात, उस दिन मैंने क्या बोला था आपको, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट जहां से वो लगी हुई। क्या मुझे T2 यानी लगना, समझ रहे हो बात को। उस दिन भी क्या था हमने कहा, टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट से अवे होती है, टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट से अवे होती है। तो यहाँ पर T2 आ गया, यहाँ पर T1 cos थीटा आ गया, यहाँ 50 आ गया, उससे गलती हो जाती है, इसलिए मैं पहले करेक्ट कर देता। T1 cos थीटा किसके बराबर आएगा, बोलो, T2। नीचे क्यों देख रहे हो, एक पॉइंट पर लगाओ, एक पॉइंट पर, इसे मत देखो यार, इसे मत देखो, इसे मत देखो। इस पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये 4 लग गई, चारों को हम इक्वेट कर लो, इन्हें डिवाइड कर लो। क्या करो, अरे प्रभु लेंगे ना, T2 किसके इक्वल है, बिल्कुल लेंगे। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो यानी इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखा रहा हूँ, बताओ कौन कौन सी फोर्स लग रही है इसमें। और इन फोर्सेस के इफेक्ट में ना ये ऊपर जा रहा ना ये नीचे जा रहा, तो ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर। फिर मैंने यही फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाया, फिर मैंने इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस फिर दिखाई। फिर अब क्या करूँगा, T1 cos थीटा और ये बराबर, और T2 ये है तो T2 ये होगा। एक स्ट्रिंग अगर मासलेस है, मैंने कल लिखवाया भी था, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम। चेक करो, लिखा हुआ पीछे कहीं ना, जब कनेक्टेड मोशन लिखवाया था तब करवाया था। तो यहाँ पर T2 किसके बराबर आ गया, mg, तो T2 की जगह क्या डाल दूँ, mg। समझ लो बात को, 60 into 10। अब इनको डिवाइड कर दो, T1 कट गया, सॉरी बस क्या लेना, मैंने कब बोला मास लेना। एक बात बता दूं, मजे ले लिए मैंने, ये धागा है जो कि खुद बेचारा गरीब मासलेस है, तुमने इसको पकड़ के खींच दिया, ही ऐसा हो गया, टेंशन कहाँ आएगी, कौन टेंशन क्रिएट करेगा, इस धागे में टेंशन कहाँ से आएगी। टेंशन का मतलब होता है हिंदी में तनाव, है ना, टेंशन पैदा हो गई है। अब इसमें टेंशन अगर पैदा हो गई है, टेंशन क्यों हो रही मालूम, इतना टेंशन मत लिया करो। आपने क्या किया, इस पर वेट लटकाया, पहले मॉलिक्यूल्स के से अब आपने इस पर कुछ वजन लटका दिया, कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ना, वैसे तो एक्सटेंशन में फर्क पड़ेगा, लेकिन खिंच जाएंगे ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी खिंचेगी, दूर होंगे तो दोबारा वापस जाने की कोशिश करेगा, वही टेंशन है। तो इतना वो मत लो, टेंशन फोर्स ही होती है, टेंशन फोर्स ही होती है। अब आपने कुछ लटका ही नहीं रखा तो टेंशन किस बात की, जब आपने लटका ही नहीं रखा तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वापस लाने के लिए, फिर टेंशन कहाँ से आएगी। चल आगे चल, किसी को मत सोचो, एक पॉइंट पर फ्री बॉडी का, एक पॉइंट पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 आ रहा है। इस पर लगने वाली लेफ्ट राइट की फोर्स, इस पर लगने वाली ऊपर नीचे की फोर्स बराबर कर दी। फिर जब मैं इसकी बारी आई तो mg और T2 बराबर हो गए, तो mg और T2 बराबर हो गए, T2 की जगह क्या डाल दिया, mg
डिवाइड करो इसको, आपका आंसर निकल आया। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, 10 इनवर्स 5/6 थीटा निकालना था आपको वर्टिकल। ठीक है, वही ना पहला क्वेश्चन था, एकदम सारी चीज समझ में आया तो 11 में पहली बार हो जाएगा। नेक्स्ट देख, ये दो, एक सीलिंग आ गई और एक ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी इस तरीके से रूप्स बंधे हुए और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। ये 4 kg वेट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ टेंशन T1 है और यहाँ टेंशन T2। ये 60 डिग्री का एंगल है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्योंकि हिल नहीं रहा, रुका हुआ है। अब आपको क्या बताना है, T1 और T2 बताइए कितनी है। पिछले वाले में कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आएगा। और क्वेश्चन आज कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे, करते जाओ लगातार। क्या मैं ही करा दूं पहले 2-4? अच्छा कर दो। T1 T2 निकालें। और 1 kg वेट में कितने न्यूटन थे? 9.8 न्यूटन। बढ़िया, 4 × 9.8 न्यूटन, तकरीबन 40 न्यूटन मान है ना वेट हो गया। किलोग्राम वेट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जो हॉरिजॉन्टल पड़ी है, जो वर्टिकल पड़ी है, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो टेढ़ी लग रही है उनके कंपोनेंट तोड़ दो। बोर्ड में मत देखना, मैं करना शुरू करूँ। रानी 45.26 और 22.63। इसमें क्यों मुश्किल करी तूने? इतने तो आसान था वो 30 बार। T1 sin 60 को देख रही देख, T1 sin 60 को इसके बराबर कर दे, इसको इसके बराबर कर दे, आ गया आंसर। डिवाइड करके आंसर निकालो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। कैलकुलेटर नहीं भाई। अच्छा आंसर डेसिमल में आज बेटा यहाँ पे आ जाओ, फैन नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। 45.126 आ रहा। हाँ लगा ले, अभी भी लगा ले। यहाँ पर अगर तू लेगी T3 तो ये भी आएगा T3, और T3 किसके बराबर आएगा? तो T3 की जगह रिप्लेस ही करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर पूरा वेट ही लटका दिया। सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, धीरे धीरे तो चीज़ें खत्म होती जाएंगी। इस पॉइंट पर क्या लटक रहा है नीचे की तरफ? वेट खत्म करो। T2 किसके बराबर आ गया? T1 cos 60। अभी भी करना है तो कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं। और T1 sin 60 किसके इक्वल है? वेट के बराबर हो गया, 4 × 9. ठीक है, और बताओ। T2 नहीं, मुझे समझ में नहीं आया इसका। मुझे करना क्या है यहाँ पर? मेरे को इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम देखना है ना, तो इस पर लगने वाली फोर्सेस का सम देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट पर निकाल रहा हूँ तो सोचते हैं तो बना ही हुआ है, मुझे क्या करना है? मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है,
अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम कितना आएगा 0। तो मैं इस पॉइंट के आसपास की फोर्स दे, ठीक है, इसलिए कर। ऑब्वियसली वो तो तू गलत नहीं करी, लेकिन करूँगा क्या उसका। यहाँ से अगर T1 दिखाना है तो T1 इधर को आएगा, लेकिन वहाँ तो बंधा हुआ दीवार से, दीवार तो हिलानी नहीं मेरे। T2 किसके बराबर आ गया, T1 किसके बराबर आ गया, T1 आ गया क्या कह रहे, 45 कैसे निकालो। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये वैल्यू आ गया बस 4 × 9.8, आपका T1 निकला है। T1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, आपका T2 निकला। आसान था तो। एक और तुमने पिछले वीडियो देखे, कौन सा वाला, बस एक ही थोड़ी न्यूमेरिकल भी तो करे थे पिछली बार। और हेडफोन लगा लेते, हेडफोन लगा के भी दिख रहा है। अच्छा चलो इसे लिखो। इसका वैल्यू आ रहा है T1 का 45.26 और T2 का 22.63। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास एक रोप है जिसका लेंथ है L, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर एक एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, एक एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, रोप पे, ठीक है। अब ये रोप है, स्ट्रिंग नहीं है, मासलेस नहीं हो सकता, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेट अस से इसका मास दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने मान लिया। लेट मास ऑफ रोप इज m। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे अलग अलग जगह का पूछूं, यहाँ यहाँ यहाँ, रस्सी में टेंशन होगी अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो? हाँ होगी। रस्सी तनी हुई होगी? हाँ होगी। क्या 1 नंबर पॉइंट पर, 2 नंबर पॉइंट पर और 3 नंबर पॉइंट पर टेंशन एक सी होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी टेंशन। क्यों? पहले सेम वाले बता दें फिर अलग अलग वाले बता दें। सेम वाले क्यों कह रहे हैं? क्या ये मासलेस है? नहीं, मास है। अलग अलग क्यों कह रहे हो? नहीं, मास है तो कैसे समझूं मैं इनको, कैसे समझाऊं? अच्छा तुमने उल्टा कर दिया उसे, क्या बात है। एक बात बताओ, वो पिक्चर देखी धमाल, संजय की टांगों पड़ के 3 बच्चे लटक जाते, देखिए इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ कौन किसको हो रही है? ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले को हो रही है ना। अगर ये सारे रस्सी से बंधे होते, कौन सी रस्सी में सबसे ज्यादा टेंशन होती? सबसे ऊपर वाली में। सर पढ़ा दो, आपका दिमाग अच्छा चलता है, पढ़ा दो। ये वाली रस्सी में सबसे ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि इसमें 3 बंदे लटके हुए। इस वाली रस्सी में 2 ही है, इस वाली रस्सी में केवल एक चूजा लटका हो, और तो कुछ नहीं है। समझ लो बात को। अब जब इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के आप फोर्स लगाओगे तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मास है, इतना सारा मास खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके पीछे केवल कितना हिस्सा है कि नहीं? अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसके पीछे कितना हिस्सा है? सिर्फ इतना हिस्सा। तो जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ जाता जाऊंगा, टेंशन रस्सी में कम होती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप कहते हो यहाँ टेंशन बताओ, तो इसके पीछे तो केवल इतना सा ही टुकड़ा रहेगा खींचने के लिए, तो यहाँ टेंशन सबसे कैसी हो जाएगी? कम होगी। और सबसे जहाँ फोर्स लग रही है उसके इधर की तरफ सब जगह टेंशन ज़्यादा होगी। टेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि पूरी रस्सी का मास है, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। बिल्कुल ये एग्जाम्पल ध्यान ऐसे ही होगा ना। रस्सी, एक रस्सी में 4 ऑब्जेक्ट लटके हुए हैं, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर टेंशन होगी? सबसे ऊपर वाले, क्योंकि उसमें 3-3 का लोड उठा आए ना। आगे चलते हैं। What is the tension in the rope? What is the tension in the rope at a distance L? At a distance L at a distance L from the point where force is applied. At a distance L from the point
where force is applied. Sorry, ये मैंने at a distance L from where force is applied. तो अगर ये 100 सेंटीमीटर था तो वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर, बताओ यहाँ टेंशन कितनी होगी, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, कैसे करोगे? कुछ उम्मीद, कोई आइडिया? चलो फिर से आते हैं। एक रस्सी पे ये ऑब्जेक्ट लटक रहा है, एक रस्सी फिर ये रस्सी लटक रहा है, फिर ये लटक। आपने बोला सबसे ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन आएगी। अगर यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन आएगी तो टेंशन की इक्वेशन बताओ क्या आएगी? तीनों मास बराबर है, तीनों मास बराबर है, इस T की इक्वेशन बताओ क्या आएगी? T इक्वल्स टू m प्लस m m इंटू जी आएगी ना? अगर मैं यहाँ बात करता हूँ T1 की, तो T1 किसके बराबर आएगी? और यहाँ टेंशन कितना होगा? सिर्फ m की। इतनी बात समझ में आ रही है? वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो? वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो? वहाँ भी क्या मुश्किल है? आपने बोला इस जगह, यानी आप किस मास में इंटरेस्टेड हो? इस मास में इंटरेस्टेड हो। खींचोगे किसको? इसको। जब आप इसको पकड़ते यहाँ से ऐसे खींचोगे तो आपका इस पॉइंट पर तो केवल इतना ही मास खींचना है ना पीछे से। L लेंथ का मास कितना है? यूनिटरी मेथड। L लेंथ का मास कितना है? अरे मान लो ये 2 मीटर है तो 2 मीटर का मास कितना है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 1 का मास कितना होगा? m/l। और L माइनस L का मास कितना होगा? ये इस बॉडी का मास आ गया जो आप खींचने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? ये बिल्कुल ऐसे समझो कि यहाँ पर एक मास, दूसरा मास और तीसरा मास, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लटका हुआ है और यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लटका हुआ है और मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल की बात। ठीक है, ये बात समझ में आई? मान लो ये रस्सी 2 मीटर की है और इसका वजन है 10 किलोग्राम। और मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अगर यहाँ से 0.4 मीटर दूर लेना है तो टेंशन कितनी होगी? सवाल ये है, क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा 2 मीटर का मास है 10 किलोग्राम, 1 मीटर का मास होगा और ये कितना बच गया? ये कितना बच गया? 1.6 का मास कितना होगा? तो आप बोलोगे 10/5 इंटू 1.6 यानी 8 किलोग्राम। अब आपको 8 किलोग्राम का सामान खींचना है। आप 9th क्लास करके आए हैं, मैं जानता था लेकिन लग नहीं रहा मुझे। एक वेगन वाला क्वेश्चन आया था 9th क्लास में, फोर्स के चैप्टर में। सेम क्वेश्चन था, दोबारा बताऊंगा उसको मैं, यहीं पर उसका डिस्कस करता हूँ। फिजिक्स को साइंस की तरह पढ़ते हो ना, इसलिए परेशानी होती है। कैसे किया था वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ पर 5 डिब्बे थे, मेरे पास जगह कम, मैं 3 ही मिला और एक लगा हुआ है यहाँ पर इंजन, ये लगा दिया। ये 8000 किलो का है और ये 2000 किलो के वेगन में, वेगन 1, वेगन 2, वेगन 3। अब वो कहता है बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालो? और ये मुझे कुछ क्वेश्चन याद भी आ रहा है। 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाता है और फ्रिक्शन था 5000 न्यूटन का, फ्रिक्शन था 5000 न्यूटन का। कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? फोर्स अपॉन मास। कितनी फोर्स लगा रहे हो? 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 35,000, 35,000। आपकी लगी हुई फोर्स को तो 5000 फ्रिक्शन ने कम ही कर दिया। मास कितना? ओ कुछ उम्मीद है? हाँ, मास कितना ले रहे हो? 14,000। सॉरी, जो फोर्स लगा रहा है उसका मास क्यों ले लो? मैं यहाँ पर इन बच्चों के बेंच को खींच रहा हूँ 10,000 न्यूटन से। मेरे कंधे पे 2 आदमी को और बिठा लो, मेरे कंधे पे 2 आदमी और बिठा दो, क्या फर्क पड़ेगा? मैं अभी भी फोर्स उतनी लगा रहा हूँ। एक आदमी को हटा दो, अभी भी फोर्स उतनी लगा रहा हूँ। मेरा मास से कम होगा, इंजन का मास क्यों ले? ठीक है जी, ये 9th में आया था क्वेश्चन। खैर चलो, एक्सेलरेशन में निकल गया। अब वो कहता है व्हाट इज द फोर्स, ये वेगन 1, वेगन 2, वेगन 3, व्हाट इज द फोर्स exerted by
वेगन 1 on वेगन 2. What is the force exerted by वेगन 1 on वेगन 2? बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे वो? यहाँ पूछ रहा है कितनी फोर्स लगा रहे हो खींचने के लिए उसको. टेंशन भी तो फोर्स ही है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कितना मास खींच रहे हो? 4000 किलो. कितने एक्सेलरेशन खींच रहे हो? ये रहा. मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो क्या निकल आएगी? टेंशन. क्या ये वाली टेंशन में और ये वाली टेंशन में फर्क नहीं आएगा? हाँ भैया बता जरा, ये टेंशन ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी ना, क्योंकि एक डब्बा खींचना है केवल. एक्सेलरेशन तो सबका उतना ही है, लेकिन यहाँ टेंशन कैसी आएगी? कम आएगी. सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी. तो यहाँ तो नहीं सोच रहे हो फिर ऐसे. यहाँ भी तो मैं यही कर रहा हूँ. यहाँ तो बड़े आराम से, क्योंकि तुम्हें 2-2000 किलो दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें 2-2000 किलो अलग अलग बंदे दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही. लेकिन वहाँ रस्सी में होंगे भाई, रस्सी का पूरा मास है. तो आप ये कह लो, एक बात बताओ, 2 मीटर लंबी रस्सी है, उसका मास 20 किलो है. 1 मीटर की कितना हुआ? 2 मीटर लंबी रस्सी का मास 20 किलो है. 1 मीटर का कितना हुआ? 10 किलो. मैं और क्या कर रहा हूँ? 2 मीटर का मास 10 किलो, 1 का मास कितना हो गया? 5. 1.6 का कितना हो गया ये? अब यहाँ देखना जरा, वैल्यू तो थी नहीं क्वेश्चन में. एल लेंथ का मास कितना है? m. 1 का कितना होगा? m/l. और जो बच गया जिसको खींच रहे हो उसका मास कितना है? आ गया? ठीक है. अभी इंजन वाले क्वेश्चन में क्या करना था? पहले आपने क्या निकाला था? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? कितनी फोर्स लगा रहे हो F, और कितना मास है टोटल? F फोर्स से कितना मास खींच रहे हो पूरी रस्सी को? F/m. समझ में आया? अब क्या निकालना चाहते हो? यहाँ पर क्या निकालना चाहते हो? टेंशन. ये टेंशन किसको खींच रही है? इस टुकड़े के मास को, है ना? इसका मास कितना है? और एक्सेलरेशन कितना है? इसको याद रख लेना. अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करो. रिजल्ट्स याद रखो. ये अब ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को एनालाइज करो. टेंशन निकालनी हो ना कहीं पर भी, तो कौन सी वाली लेंथ लेनी है? 1 माइनस ये जो आगे वाली लेंथ है अपॉन पूरी लेंथ इज इनटू टोटल. देखो टेंशन इस पॉइंट पर निकाला है जहां निशान लगा हुआ है, क्योंकि इस फोर्स यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमने निशान लगाया हुआ है, आप इतने शेडेड मास को खींच रहे हैं. ठीक है ना? इस और जैसा अभी कनिष्का बोल रही है, पीछे की तरफ जाओगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी. अच्छा चलो, कम होती जाएगी. ठीक है जी. पिक्चर भी देखा करो ना, पिक्चरों में फिजिक्स बहुत लगी रहती है, देखते रहो तो कई बार हंसने का मौका मिल जाता है. मैं तुम्हें बता रहा था उस दिन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सब बैंड बजा के रखते हैं. इस पिक्चर में भी हुआ था. अचानक क्या हुआ, अगर तुम्हें सीन याद है तो मुझे तो याद है, मैं देखता रहता हूँ रिपीटेड पिक्चर. लास्ट में वो बच्चे उस पर बैठे हुए थे डाली पे, वो डाली टूट गई. बच्चे गिरने लगे, ऊपर से वो रस्सी लेके संजय दत्त कूदा है, उसने पकड़ लिया. जबकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करती. फिर उसका एक्सेलरेशन 9.8 से ज़्यादा कैसे हो गया? होना तो ये चाहिए था कि बच्चों में और संजय दत्त में जितना गैप था, जब तक नीचे गिरते सेम रहता. हो गया अगर 3 मीटर का गैप है तो 3 ही मीटर रहता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों के लिए कैसा है? सेम है, 9.8 है. तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन. एक्सेलरेशन तो एक फोर्स लगाई और पूरी रस्सी चल रही है. एक्सेलरेशन तो वही रहेगी. मोशन तो वही वाला है ना. मोशन में मैंने कुछ नया थोड़ी कराया कि मैंने यहाँ कुछ घुस के रस्सी के अंदर टेंशन नहीं कहा. अब ट्रेन चल रही थी, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेगन 1 ऑन वेगन 2 या वेगन 2 ऑन वेगन 3 जब निकाल रहा हूँ, ट्रेन तो पूरी एक ही है ना. तो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वही वेगन 1 का है, वही वेगन 2 का, वही वेगन 3 का. तो एक्सेलरेशन तो वही यूज करो. आगे कोई नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. अब मैं अगला टॉपिक जब शुरू करूंगा जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कुछ कर रहे हो. ये 2 बॉक्सेस आ गए हमारे पास.
दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास m1, इसका मास m2 और इस पर फोर्स लगा दिया आपने F। स्मूथ सरफेस है, जब तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे नॉर्मली हमारा सरफेस कैसा रहेगा, स्मूथ, क्योंकि अभी फ्रिक्शन फोर्स की हमने बात करी नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है दोनों ब्लॉक्स को हमने F फोर्स से पुश कर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों बॉक्स हमेशा कांटेक्ट में रहे, व्हाट इज द फोर्स एट देयर इंटरफेस, व्हाट इज द फोर्स यानी यहां, दोबारा और बता दो सर क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन तो 4 बार है। ये कोई 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, इसके आगे 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, दोनों को हमने यहाँ से फोर्स लगाई, तो जब ये दोनों फोर्स लगाएं, जब फोर्स लगाओगे तो ये कह रहा है कि ये अलग अलग कभी नहीं होते हैं, मतलब हमेशा आपस में साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर जो फोर्स लगी है इंटरफेस पर, वो बताओ कितनी होगी। एक बात बताओ, जब आप इस पर धक्का मारोगे तो ये 1 वाला ऑब्जेक्ट 2 पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, और जब एक्शन लगाओगे तो ये क्या चुप बैठेगा, ये भी क्या करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्सेज लगेंगी। वो आपसे यही निकलवाने को कह रहा है कि F12 निकाल दो या F21 निकाल दो। वैसे मत देखो, अभी वो चला था फिर बंद हो गया, मैंने सोचा आ गई, चलो करो करो फटाफट करो, आने में वैसे अगर ब्लिंक कर रही है पता है 2 दिन से तो आफत कर रखी है ना। ट्रेन जैसे ही क्वेश्चन है, आपने फोर्स लगाई है, फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो तो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्सेलरेशन तो हर बार निकाल ही लो, एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास, ये निकल गया एक्सेलरेशन। अब असली बात तो ये कि F12 और F21 कैसे निकलेगा, कुछ मुश्किल नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट M2 को ले लो पहले, देखना भी देखना जरा, M2 पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखाइए कहाँ लग रही है। M2 पर एक फोर्स तो ये लगी, कौन सी, और कौन सी फोर्स लगी, कोई भी। M21 पर एक ही फोर्स लगी, M1 को पकड़िए, कौन कौन सी फोर्स लग रही है, F इधर को लग रही है और F12 इधर को लग रही है, अलग अलग कर लिया मैंने दोनों को, ये समझ आने के लिए। अब इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है तो ये एक्सेलरेशन तो वही है, ट्रेन का एक्सेलरेशन भी वही था, रस्सी का एक्सेलरेशन भी वही था, तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन में बनाऊं तो F माइनस F12 शुड बी इक्वल टू M1 इंटू नेट फोर्स इधर को तो लग रही है, इस पर आ जाओ, F21 इज इक्वल टू M2 इंटू कौन सा वाला नहीं आया, सेकंड वाला, मुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, ब्रेक लगा दिया, पॉज कर रहे हैं। आंसर आ रहा है T1 आ रहा है 8.33 और T2 आ रहा है 25। क्या बात है, पहुंच गए तुम लोग। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बताइए इधर तीनों पर फोर्स लगा दी, एक्सेलरेशन कितना आया, कितनी फोर्स लगाई है, और मास कितना है 15 और 15 30, 15 और 15 30 कितना आ गया, घड़ी बोली क्या, अच्छा तो एक्सेलरेशन हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले M1 को पकड़ो, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, मास कितना है मालूम है, P1 की वजह से क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, इसकी इक्वेशन बन गई M1 कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है, ये लो T1 निकल आया। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, M3 को ले लो,
इस पर फोर्स कितनी लग रही है, पीछे को कितनी लग रही है, और आगे को एक्सेलरेट कर रहा है। 50 माइनस T2 किसके बराबर आ गया, M3 कितना है, M इंटू ए। T2 कितना आ गया, बीच वाले को पकड़ लो, कोई बात नहीं, कहीं से निकाल लो। बीच वाले पे लगने वाली फोर्स देखो, इधर कितनी है T2, इधर कितनी है T1। ये आगे को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। कौन से की बात कर रहा हूँ, बीच वाले की। क्या इक्वेशन बनेगी तू बता, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बताना क्या बनेगी। मतलब तो हम मना भी नहीं कर रहा है। पहले का समझ लो। हाँ, इसकी इक्वेशन बता। अबे तुम दारू वारू पी के आते हो। नहीं, हंसने की बात नहीं है, क्लास में हो क्या रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मना नहीं करते हो, तो बोलते क्यों नहीं हो फिर, समझ में नहीं आ रहा हमें। आखिरी दिन बैठ जाना, बोला हम लोग गए थे पढ़ाने तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, हम गधे की तरह बैठे रहेंगे चुपचाप यहाँ पे, बोलोगे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ज्यादा दिन लाड नहीं लड़ाने तुम्हें, पहले बता रहा हूँ इस बात के लिए। मना क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पिछला वाला पढ़ के आए हो, पूछूं मैं कल से क्लास से भगा दूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। बहुत दिन हो गया क्या है, ये मुझे नाम ले बदनामी नहीं चाहिए मेरे को अपनी। पढ़ते खुद नहीं यहाँ पे, नालायकों की तरह बैठे रहते हैं गधे की तरह, बोलते क्यों नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पागलों को चिल्ला रहा हूं यहाँ पे। कल से क्लास में घुस गए ना, भगा दूंगा, उल्टा फेंक दूंगा यहाँ से, ले जाना अपने चेक बुक होगा सारी, दिमाग खराब कर रखा है। पढ़ के तुम यहाँ पे रोज कल से घुस के रहना तुम क्लास में, बताऊंगा तुम्हें, मजाक ही बना लिया। अरे समझ में नहीं आ रहा, 6 बार पूछो 10 बार पूछो, कौन मना कर रहा है तुम्हें यहाँ पे। मुंह ढाके चले जाएंगे गंवार की तरह। T2 माइनस T1 इज M2A। ज्यादा दिन ना ये लाड़ नहीं होता मेरे से, बहुत ज्यादा। ये रोज रोज बैठे रहो, बच्चे को प्यार से समझाते रहो, सारा प्यार उतार दूंगा एक दिन में। ये असर पड़ता होगा तुम्हें किसी और की डांट से, मेरी डांट से फर्क पड़ेगा तो चले जाओगे यहाँ से। M2 कितना है, एक्सेलरेशन लोग तरह बैठे रहेंगे यहाँ पे, 1.5 घंटा 3 घंटा काट के चले जाएंगे यहाँ से। कितना आ रहा है, पहले भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है। कोई सी बॉडी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन अलग थोड़ी आएगी, अलग अलग एक बार में एक सी आएगी। क्यों भी बढ़ गई, नहीं आ रहा तू आजकल, तू कुछ नहीं बढ़ गया, मैं तो खुल के बता रहा हूँ, समझा। ये 10वीं क्लास के नंबरों की हवाबाजी छोड़ दे, बहुत दिन हो गए। 90-92% 10वीं क्लास में कुछ ना होते, 11वीं में पता लगता है कि असली पढ़ाई कितनी करनी है। रोज कम से कम एक दिन का एक दिन तो पढ़ लो, 48 घंटे में आते हो मेरे पास, तो फिर 2 घंटे नहीं निकलते पढ़ने के लिए। कौन सा वाला बेटा, M1 M2 M3? लाइट आ गई है, एक सेकंड। ये एक टेबल आ गई, ये टेबल टॉप आ गया, टेबल टॉप के ऊपर ये पुली लगा दी। M1 का मास 10 kg, M2 का मास 5 kg, connected by a string via pulley. Find the acceleration produced in the system. बताइए। और टेंशन भी निकालिएगा, टेंशन कौन सी। अब बात को ध्यान से सुनिए, आपके पढ़ के नहीं आया इसका मतलब, पिछला वाला नहीं पढ़ा ना, क्यों नहीं पढ़ गया बेटा, तेरी तो खिंचाई बहुत बुरी करूँगा, ध्यान रख इस बात का। बिना पढ़े क्लास में बता जाएगा, पहले बता रहा हूँ तुझे, आज के बाद ये गलती कर मत दियो, नहीं तो उल्टा भेज दूंगा। ये एक ही रस्सी है ना, क्या मैंने स्ट्रिंग का मास दिया, क्या मैंने पुली का मास दिया, मैंने बोला पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस,
परसों लिखवाया था, खोल एक बार, कनेक्टेड मोशन खोल, कनेक्टेड मोशन खोल। कनेक्टेड मोशन में लिखा था इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम। पढ़ के देख, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो इसमें पूरे में टेंशन एक जैसी रहेगी, यानी जो टेंशन यहाँ रहेगी वही टेंशन यहाँ भी रहेगी, टेंशन अलग अलग नहीं होगी। बेटा बंधु बैठ 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 लो, समझ नहीं आया, एक और अभी देखो, अगर स्ट्रिंग देखो और सिंपल तरीके से सोचो, सिंपल तरीके से, अगर इस धागे का कुछ मास होता तो ये जैसे जैसे आगे आएगा धागा इधर को आता जाएगा, ये धागा लंबा होता जाएगा। अगर इसका मास हुआ तो यहाँ मास बढ़ता जाएगा। सोच के देखो इस चीज़ को, अगर ये मैं कहता हूँ इस रस्सी का मास है 1 मीटर का मास 2 किलो है, 1 सेंटीमीटर का मास 1 किलो है, 1 सेंटीमीटर का मास 1 किलो है। अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो यहाँ पर 1 किलो बढ़ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा फिर 1 किलो बढ़ जाएगा, तो फिर तो टेंशन अलग हो जाएगी, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। वैसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस। अगर स्ट्रिंग मासलेस होगा तो पूरे धागे में टेंशन एक जैसी रहेगी, ठीक। ये स्ट्रिंग मासलेस है। अब बनाइए क्वेश्चंस बनाइए। 3 पॉइंट अभी चेक कर लेते हैं। बेटा फैन चला ले बच्चे, प्रभात फैन चला ले, या सुन सुन, अरे चिरू अंदर आ जा। अब देखो कुछ मुश्किल नहीं है, पहले हम इसको पूरे सिस्टम की तरह भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। इस पर देखो जरा, इस पर कौन सी फोर्स लग रही है M1 की, M1 पर कौन सी फोर्स लग रही है, इसके अलावा बताओ कौन सी। अगर फ्रिक्शन होती तो मैं कहता इधर, लेकिन फ्रिक्शन तो नहीं है, तो यानी ये वाला मास T1 फोर्स से यूं खिंच रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं तो T1 इज इक्वल टू, ये खींचेगा इसको, नीचे वाले का आ जाओ। अरे कुछ नहीं है भाई इसमें, M2 नीचे कौन खींचेगा, ऊपर क्या है, ऊपर को जा रहा है नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, कौन सी वाली ज्यादा होगी, नीचे वाली। वेरी गुड नंबर, M2G माइनस P इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये क्या होती है, नेट फोर्स। वैल्यू डालो, आंसर आया पड़ा। ये देखो T1 आ गया, M1 कितना है, T1 को लिख रहा हूँ मैं, T लिख रहा हूँ। मास कितना है 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन तो निकाला नहीं, अच्छा निकालना है, ठीक है निकालो। M2 कितना है, G को 10 ले लो, माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू ए। हालांकि आप इसको कनेक्टेड मोशन वाला उससे शॉर्टकट से कर लेते हो और आसानी से हो जाता, तो चलो कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन को यहाँ उठा लो, या T की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, चलो 50, भाई तेजस T की वैल्यू 10 है, यहाँ डाल लो 50 इज इक्वल टू, ये देखो एक्सेलरेशन निकला है 3.33। क्या कह रहे हो, M2G ज्यादा क्यों है, बॉडी कहाँ को चल रही है, नीचे को चलती कब है, नहीं नीचे को कब चलेगी, क्योंकि मुझे हवा में उछालना है। कैसे उछालना है, नहीं कैसे उछलेगा, जब तेरा वेट और मेरी लगाई हुई फोर्स में कौन ज्यादा होगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा ऐसे उछाल दूंगा, तो मैं ऊपर को फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ, तेरा वेट कम है तो तू ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात, अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली छोड़ते ही नीचे जाएंगे, नीचे जाएगा तो कहते हैं नीचे जा रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स अगर ये ज़्यादा होती, अगर तुमने इसको पकड़ लिया, अब ये टेंशन बढ़ जाएगी, यहाँ टेंशन बढ़ जाएगी तो टेंशन रोक सकती है इसको। अगर मैं पकड़ के इसको खींच लूँगा ऐसे तो अब की बार टी ज़्यादा हो जाएगी और mg कम हो जाएगी। अब तुम बोल रहे हो ना ऊपर को जाएगा, हाथ चला गया तुम्हारा ऊपर को, क्या मतलब है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस ये,
और नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। ठीक है ना। और शॉर्टकट सीधा ही एज ए सिस्टम लेके देखो, पूरे system। करके तो देखो। जैसे पिछली बार तेजस ने बोला कि मैंने तो 2 बॉडी इकट्ठी ले ली, करके देखो इसको, एक बार में निकलता है क्या? मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। पिछली बार तुमने 2 बॉडी को इकट्ठा लिया ना, 5 और 10 को, अब क्यों नहीं लेके देख रहे हो? करके देखो। पूरे सिस्टम को एक फोर्स कौन सी चला रही है? कौन सी एक बात बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यही तो खींच रही है नीचे। और कौन सी फोर्स है नीचे खींच रही है बताओ। अगर इसको ये ना हो यहाँ पर तो ये नीचे आएगा, इसका मतलब यही है फोर्स। जो क्लच कीजिए, आंसर निकाल के देखो आता है। आ गया? कैसे क्या? M2G इज द नेट फोर्स, किसके बराबर लिखूं? दोनों के पास इस का into acceleration। निकल गया। इन दो फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, तो फ्रिक्शन की तो बात ही खत्म करो। अब आप इसको यूं खींच रहे हो और कितने मास को खींच रहे हो? इसको और इसको। इस बीच में बताओ कौन सी फोर्स है? ठीक है सर। ये हम कह रहे हैं, अगर जैसे अभी वो पिछले वाले उसमें क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि दोनों पीछे के डब्बे एक साथ बांध लिए, मैंने बांध सकता। अब हम इसमें एक बार एनालाइज करें, इसको एनालाइज करें। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यही है ना, यही है, तो यानी यही फोर्स है जो नीचे खींचेगी। ये किसको खींचेगी? इसको और इसको। तो ये नीचे खींचने वाली फोर्स कौन सी? M2G। इसकी वजह से किस में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है? इसमें और इसमें। तो ये इसको यहाँ देख ही क्यों रहा है? अगर मैं इसको यहाँ लगा देता फिर तो क्या करता? ये डब्बा यहाँ लगा हुआ है, तो छोड़ दे इसको। और मैं कह रहा हूँ मैं M2G फोर्स लगा के इसे खींच रहा हूँ आगे। अब ये दोनों के दोनों किस फोर्स से खींचेंगे? M2G से खींचेंगे ना, बस ऐसा ही केस है। वो यहाँ बंधा, यहाँ बंधा, फिलहाल टेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आ गया। तो ये बस M2 इससे एक्सेलरेशन निकाले, सीधा आ जाए, वही आएगा। सिर्फ एनालाइज करना है, 4-5 क्वेश्चन करने हैं खुद अपने हाथ से। लाइट्स ऑन कर लो बेटा, लाइट ऑन कर ली? नहीं ये नहीं, बस ठीक। अगला क्वेश्चन लो। एक और ये चैप्टर इस पूरे महीने खत्म नहीं करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने न्यूमेरिकल कराने हैं इसमें, बोले कोर्स डिले हो जाए, पीछे डिले होता रहो। जब तक ये पक्का नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं चलने का। ये 2 बॉडीज हमने यहाँ पर ले ली। पहली बार कर रहे हो मेरे साथ देखना ध्यान से। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इंक्लाइंड सरफेस आ गई हमारे पास, और इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, 50 kg और 30 kg का। ये 50 kg का बॉक्स यहाँ रखा है और 30 kg का बॉक्स यहाँ पर है। G10 लेना है और आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। एक बार मेरे साथ आ जाओ, फिर करते हैं ना, पहली बार कर रहे हो, आज तक करा नहीं, अगर घर पे नहीं करा होगा देख लो। इस पर लगने वाली पहले सारी फोर्सेस एनालाइज करते हैं कि अब तक बॉडी क्या हो रही थी, या तो यूं लटक रही थी या हॉरिजॉन्टल पे थी। अब की बार पहली बार इंक्लाइन पर आई, ध्यान से समझिएगा तभी आगे चलेंगे। इधर छोड़ दे, उसके बाद छोड़ दे, सुन पहले। ये स्प्रिंग मासलेस है, तो क्या निष्कर्ष निकालूं? टेंशन सेम, तो यानी यहाँ जो टेंशन आएगी यहाँ पर भी वही टेंशन आएगी, और टेंशन फिक्स पॉइंट से अवे होती है, वो भी बना दिए। अच्छा, अब इसका वेट कहाँ है? नीचे मन, इस साइड को वेट हो गया, इस साइड को वेट हो गया, फिर को धरती यूं खींचती है, तो धरती जहाँ को खींचती है वहां की बात कर, वेट किधर है?
अब ये वेट संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास यूं इक्विलिब्रियम होता तो मैं कहता ये फोर्स माइनस ये फोर्स कुछ कर लेता हूँ, लेकिन ये फोर्स ये तो कहीं और कोई आ रही। ये बात समझ में आ रही थी? Yes. वेट हमेशा किधर को होता है? नीचे। डाउनवर्ड। अब मैं इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, ध्यान से देखना, एक वर्टिकल के अलोंग और एक इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग। हॉरिजॉन्टल माने इस लाइन के अलोंग। ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट ये टूटा, एक कंपोनेंट ये टूटा। दोनों कितने एंगल पे तोड़ दिए? कंपोनेंट टूट गए। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब सवाल ये है कि ये 30 क्यों? वो एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर। बिल्कुल, जो एंगल दो लाइंस के बीच में वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में। जरा गौर करो, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, आ रहा है? इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में। क्लियर है? तो क्लियर है? तो ये mg, ये कितना था? mg। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? कुछ बनी बात? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं। ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, इसका वेट किधर है? अगर आप वेट से इस दीवार पर एक्शन लगा रहे हो तो ये क्या देगी आपको? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस पे ऊपर को आर। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, जब तक तो हम हॉरिजॉन्टल कर रहे थे कि जब ऐसा इंक्लाइन सरफेस लेने लगेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच बॉडी इज केप्ट। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर रिएक्शन। समझ आई बात? उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। अभी मैंने इसके ना M1G M2G नहीं करा, मैंने चाहता अभी कर देता हूँ, बस इसको M1 ले लेता हूँ। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? उधर आ जाओ। इसका वेट भी किधर का होगा? ऑब्वियसली इसको M2G बोल देते हैं, और इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो और एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा? तो ये हो गया mg cos 60, और रिएक्शन लग गया ऊपर, इसका नाम R2 दे देते हैं, इसका नाम, और इधर क्या लग गया? M2G sin 60। मेरे ख्याल से जितनी फोर्सेस हो सकती हैं पॉसिबल हमने सारी लगा। आराम से आगे आने वाले आर्टिकल्स में इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही बार बार करूंगा, थोड़े दिन में इतना रट जाएगा तुम्हें, आप ये सब करोगे नहीं। आपको पता है आर किसके बराबर है? mg cos थीटा, और ये किसके बराबर है? mg sin थीटा। खटाखट चलेगा आंसर, लेकिन उसके लिए पढ़ के आना पड़ेगा मेरे घर से। करूँगा आगे शुरू करो। अब आगे पूरे सिस्टम को देखो। इस नॉर्मल रिएक्शन में आपने क्या करना है? ये उछल रहा है, ये उछल रहा है यहाँ पर। नॉर्मल रिएक्शन का कोई रोल नहीं है। या तो ये सिस्टम ऐसे हो यूं जाएगा या ये यूं जाएगा, यही होगा। अगर m1g sin थीटा इससे ज़्यादा हो गया तो ये पूरा सिस्टम यूं, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये पूरा सिस्टम यूं। सोच कर देखो, या तो m1g sin थीटा माइनस m2g sin थीटा विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, या इसका उल्टा। कोई बात, जल्दी कोई नहीं है, बहुत तसल्ली से रखो, आराम से समझो, मना कर देना ना है। इसको पकड़ो कर, इसको पकड़ो कर। अगर मैं मान लेता हूँ ये नीचे जाएगा, मान लिया, अगर मेरे आंसर में गलती हुई तो माइनस आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया कि 50 किलोग्राम का है तो नीचे बोले जाएगा, हालांकि मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ पर एंगल ज़्यादा है, ये ढलान ज़्यादा है, हो सकता है ये ले आए नीचे, कोई बात, आप इसको मान के चलो ए नीचे हो जाए। इस पर लगने वाली फोर्स देखो जरा, नीचे कौन खींच रहा है? नीचे कौन खींच रहा है? mg sin 30। ऊपर कौन खींच रहा है? T। नेट फोर्स कितनी आई? अब देखो,
आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। इस लाइन के अलोंग बात कर रहा हूँ, मोशन तो इस लाइन के अलोंग ही होगी ना, ऊपर नीचे तो होना नहीं है। इसकी तो बात छोड़ दो, इसकी बात नीचे कौन खींच सकता है? m1g sin थीटा, और ऊपर कौन खींचेगा? t। फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ एक पहली बॉडी का, ये देखो इधर लग गया t, इधर लग गया m1g sin 30, और कोई फोर्स कभी हो दिखा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो r किसके बराबर हो गया? mg cos थीटा, तो उसकी तो बात ही नहीं करना। ये समझ में आ गया? अगले बच्चे, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। बट जस्ट इधर देख, क्या देख रहा है? मैं बाद में काट लियो। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा। तो t माइनस ये लिखूं या ये माइनस t लिखूं? t माइनस m2g sin 60, ये हमने इस बॉडी को बना लिया। अगर मैंने ऐड करूं तो देखो t कटता नजर आ रहा है, और आपको वो इक्वेशन दिखाई दे जाएगी जो मैं पहली बार में बना गया था। इनको ऐड करो, मतलब m1g sin 30 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू सब कुछ दिया हुआ है। m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, m1 दिया है, m2 दिया, क्या निकालना रहेगा? सॉल्व करिएगा, एक्सेलरेशन निकालिए, और a की वैल्यू यहाँ की डाल दीजिएगा तो t निकल आएगा। करिए फटाफट करिए। है बेटा, आंसर माइनस का 0.12 आ रहा है। कैलकुलेशन कैसे गलती कर रही है? चेक कर, m1 कितना है? नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 50, g कितना लिया? g, हाँ g 10 बोल रखा है। sin 30 1/2 हो गया। m2 कितना है? g 10 हो गया। 30 प्लस 50, मेरे को तेरा चेहरा पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत हो रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आया कि नहीं आ रहा? 250 माइनस मैंने उल्टे लिखी, हाँ रूट 3/2 कर दिया, सॉल्व कर दो। 25 माइनस 15 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय आंसर आ रहा है, ए आ रहा है 0.12। आ तो गया, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत एरर अगर आती भी है तो वो 0.73 की वैल्यू कैलकुलेटर से डिफरेंट आएगी, वो बड़ी वैल्यू देता है ना तुम्हें, हम 3 पे रुक जाते हैं, इसलिए थोड़ा फर्क आता है। देख अब पूछ जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया? सर, हाँ, हमने जो इक्वेशन ऐसे ये समझाई कि तो ये 50 किलो का है, ये लेके जाएगा इसे नहीं, मैंने तो अज्यूम करा था, assume किया है। मुझे नहीं मालूम था। मैं अगर ये कहता कि ये नीचे जाएगा तो इक्वेशन देख कुछ नहीं है मुश्किल। अगर ये नीचे जाता तो ये ज़्यादा होती, ये कम होती, तो इक्वेशन बनती m2g sin 60 माइनस t इज इक्वल टू m2a, है ना? और ये ऊपर जाता, हाँ हाँ बोल, हाँ बढ़िया बढ़िया, दोनों इक्वेशन, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही होता। इसके बाद तुमने साइंस का लगा कुछ और अलग करने की कोशिश मत करिए फिलहाल, अभी थोड़े दिन हमारे साथ चले, उसके बाद तो अपने दिमाग से बात आएगी। नहीं करा कैसे तो बता दो, m2g, हाँ ठीक तो करे, हाँ हाँ 5 से काट दे और t आगे तेरा m1a, हाँ एक्सेलरेशन तो बच्चे वही रहेगा ना, काट पीट कर लेना 5 से 10 3 टेंशन निकालनी, एक्सेलरेशन भी निकालनी, टेंशन दोनों निकालनी। हाँ ठीक, हाँ साफ लिखेगा तो और अच्छे बनेंगे ना चीज़ें, थोड़ा साफ, टेंशन निकले किसी की भैया, बुक के सॉल्यूशन मत देखा था।
नहीं अभी तो मैंने शुरू किया है, तो मुश्किल वाले क्वेश्चन छेड़े नहीं है इसमें। जो ज़्यादा आसान थे वो छोड़ दिए मैंने। बेटा अंदर आ जाओ बच्चों, गर्मी हो रही है। एक और केस देखो, आ जाइए प्लीज। हम लोग तो थोड़ा सा क्लास लेट छोड़ेंगे। क्लास छोड़ दी सर ने? सर ने क्लास छोड़ दी क्या? नहीं हाँ आज लाइट नहीं था ना एक्चुअली, 10-15 मिनट देख लेना पड़ गया था। आ गया? अच्छा नहीं वो तो कोई बात नहीं, जरा तो कम पढ़ाया था इसलिए प्रॉब्लम। हम पढ़ाए तो अच्छा है, बच्चे कम पढ़ेंगे, दिमाग में कैसे कमाएंगे? दिमाग का प्रेशर तो बहुत होता है। प्रेशर ज़्यादा है।